जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई के लिए पीआईक्यू सीरीज चला रहे थे, उसमें आज हम लोग विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग करीब में 300 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके पीआईक्यू आधारित होंगे, और उसके साथ जो इसका एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या जो दिया हुआ है वो सारी इसमें अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। जिन क्वेश्चन में व्याख्या जरूरी है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, और जिन क्वेश्चन में ज़्यादा जरूरी नहीं है व्याख्या उनको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो यार आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और यार कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं वीडियो कैसी लगती है। एक पॉजिटिव अगर जो कमेंट आप लोग करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो और अच्छे से बनाने का मन होता है। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। तो पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, यूगोस्लाविया की राजधानी है, तो यूगोस्लाविया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपकी बेलग्रेड हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, जैसे इसमें कोई हमको व्याख्या का जरूरत नहीं है ज्यादा बताने के लिए, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? तो रोडेशिया देश का नया नाम हमको बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये आपका जिम्बाब्वे है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अफ्रीकी देश में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? इसमें से सबसे बड़ा अफ्रीकी देश कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका अल्जीरिया। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब इसमें थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे कि क्या है। तो अफ्रीका एशिया के बाद संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सेल्सियस इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश हो जाएगा। गंतव्य है कि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो यहाँ हमें किस प्रकार का रेगिस्तान है बताना है। तो ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय जो प्रकार की जो होती है जलवायु, उस प्रकार का यह रेगिस्तान यहाँ पाए जाते हैं, मतलब पाए नहीं जाते हैं। यह कालाहारी जो है यह है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? तो यह किस में होती है हमको बताना है। तो यह जो है आपका अंध महासागर अर्थात अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं क्या। देखिए इसमें व्याख्या में क्या दिया है, विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से प्रभावित होकर जब सागरीय जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक जल राशि के रूप में प्रवाहित होता है तो उसे सागरीय जलधारा कहते हैं। खाड़ी प्रवाह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, वास्तव में गल्फ स्ट्रीम धारा 20 अंश उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी की धारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो इसमें से सीलोन किसका पुराना नाम है बताना है। तो यह आपका श्रीलंका का हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, भूमध्य रेखा के अंटार्कटिक वृत्त तक? तो यह नहीं होगा आपका। ठीक, और भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक ये भी नहीं होगा आपका। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है वो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बर्लिन इस देश की राजधानी है। बर्लिन इनमें से किस देश की राजधानी है? तो आपकी जर्मनी की हो जाएगी। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसमें और जो देश जैसे दिए हैं वह देख लेंगे हम लोग। तो देखो जर्मनी का तो बर्लिन हो ही गया, हंगरी का जो है वो आपका बुडापेस्ट हो जाएगा, जॉर्जिया का जो है वो आपका वित्सली हो जाएगा, ग्रीस का जो है वो आपका एथेंस हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका सिंगापुर। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डेनमार्क आइसलैंड नॉर्वे और स्वीडन तथा फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं। तो ये मिलकर क्या कहलाते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कंगारू इस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अर्थात ऑस्ट्रेलिया को कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला अध्याय है डियोगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? तो डियोगो गार्सिया जो है वो आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो डियोगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है, एक उष्ण कटिबंधीय पदचिन्ह आकार का मूंगे का प्रवाल द्वीप है
जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मध्य हिंद महासागर में 7 अंश 26 मिनट अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो अभी ये तो कुछ दिन पहले न्यूज में था, तो हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, करंट से रिलेटेड है, तो इसको जरूर देख लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो इसमें से किसको झीलों का देश कहा जाता है हमें बताना है। तो स्कॉटलैंड को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा हम लोग व्याख्या देखेंगे। झीलों का देश की संज्ञा यूरोप देश फिनलैंड को दी जाती है, लेकिन स्कॉटलैंड में आपका 28,000 से अधिक स्वच्छ जल की झील होने के कारण स्कॉटलैंड को भी झीलों का देश माना जाता है। फिनलैंड को भी झीलों का देश कहा जाता है और स्कॉटलैंड को भी झीलों का देश माना जाता है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन हो तो आप लोग जरूर देख लेना, और यह थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन रहेगा, तो इसको आप लोग जरूर लिख लेना किसी चीज़ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल हमें बताना है यह क्या है, तो यह आपका डाक सेवा है। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, विश्व के शीत मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है हमें बताना है। तो जो है आपका टुड्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसमें से कौन से बादल हैं जो तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं बताना है। तो देखो, वर्षा स्त्री जो मेघ होते हैं वह तीव्र वर्षा के लिए मतलब उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए वर्षा स्त्री मेघ उत्तरदायी होते हैं। ये धरातल पे 1600 मीटर की ऊंचाई तक स्थित घने काले एवं विस्तृत बादल हैं। इसके कारण वायुमंडल नम हो जाता है और शीघ्र ही तीव्र वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? तो इसमें से कौन सा तत्व है जो मौसम को प्रभावित करता है? तो वह है आपका ऊंचाई। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हॉटेनटॉटस जाति किस देश के नागरिक के लिए कहा जाता है? तो किस देश के नागरिकों को कहा जाता है? तो ये आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के देश के जो होते हैं उनको हॉटेनटॉटस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं हमें बताना है। तो यह जो है आपका विषुवत रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन पी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। किसे गार्डन सिटी कहा जाता है? तो इसमें से किसको गार्डन सिटी के रूप में जानते हैं हम लोग? तो शिकागो को हम लोग गार्डन सिटी के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए जोन ऑफ आर्क स्थित है। तो जोन ऑफ आर्क जो है ये आपका फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पर्वतीय वर्षा कहलाती है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? तो पूर्वी जगह जो होते हैं उनका स्थानीय समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होती है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? बैकाल झील हो जाएगी। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तियानअनमेन स्क्वायर स्थान किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका किससे संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हांगकांग चीन को कब सौंपा गया था? तो हांगकांग जो है या चीन को कब सौंपा गया था हमको बताना है। तो 1997 में सौंपा गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, यह एक व्यापारिक बंदर के रूप में आबाद होने के बाद हांगकांग 1942 में यूनाइटेड किंगडम के विशेष उपनिवेश बन गया था। 1983-84 में चीन से आपसी वार्ता के बाद 1997 में हांगकांग को यूके ने चीन को हस्तांतरित कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? तो किस स्थान पर पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? तो इसमें से किसका अंश है हमें बताना है। तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था हमको बताना है। तो किसने रखा है? तो आपका अल्फ्रेड वेगनर ने रखा था। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ था? तो ऑल दी अर्थ इसमें किस महाद्वीप का नाम था? तो पैंजिया का नाम था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका।
ठीक है। ग्वादर बंदर का डॉट डॉट में स्थित है, तो यह जो है आपका कहाँ पर स्थित है हमें बताना है। तो यह जो है वो आपका है पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तप्त द्वीप। तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो इनमें से किससे संबंधित हमें बताना है। तो उष्ण महानगर से संबंधित है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी। तो किस महाद्वीप की खोज की गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। इसकी खोज 1770 में सर्वप्रथम कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। हवाई प्रांत तथा न्यूजीलैंड की खोज का श्रेय भी जेम्स कुक को जाता है। न्यूजीलैंड की खोज पुर्तगाली यात्री एबेल तस्मान ने किया था। 1769 में कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा प्रमाणित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन दे रहा है किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है। तो यह किस महाद्वीप में नहीं होता हमको बताना है। तो अफ्रीका में नहीं होता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है। तो निमग्न द्वीपों से कौन सा महासागर बना है हमको बताना है। तो प्रशांत महासागर जो है वह बना हुआ। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा हमें बताना है। इसमें जो आपका तस्मानिया दिया है वह आपका एक द्वीपीय राज्य राज्य है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, गैलापागोस द्वीपों गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में स्थित है। तो यह किसके पश्चिम पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है। तो इनमें कौन सा हो जाएगा। तो आपका ओस्लो हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। तो माओरी किसमें से किसको कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। तो कौन करता है हमको बताना है। तो थार रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है उनमें से। तो अग्नेय चट्टानों का यह एक उदाहरण है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है इसमें से। तो आपका बेंसन मैसिफ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पास पर्वत कहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो अल्पास पर्वत जो है ये कहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड में देखे जा सकते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पास पर्वत जो है मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने पर यह पर्वत की श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और 8 यूरोपीय देशों से निकलती है। अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। ठीक, अल्पास पर्वत को स्विट्जरलैंड से देखा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1869 में डाट डाट नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हुई। तो यह किस नहर के खुलने से हुई। तो यह आपका स्वेज नहर के खुलने से हुई है। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्वेज नहर किन दो जल निकायों के बीच स्थित है हमको बताना है। स्वेज नहर 193.30 किलोमीटर लंबी मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से उत्तरी शाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर पर मिस्र की उत्तरी सीमा पर पोर्ट स्वेज और दक्षिणी सीमा पर पोर्ट साइद बंदरगाह स्थित है। इसका निर्माण आधिकारिक तौर पर 25 अप्रैल 1862 को शुरू हुआ था। इस नहर के निर्माण में भारत और यूरोप के बीच के लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा कम कर दिया है। यह दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला जल मार्गों में से एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस नदी पर सुक्कर बैराज स्थित है। तो इसमें से किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है। तो कौन सा महासागर अत्यधिक बड़ा है। पैसिफिक महासागर जो है वह विश्व में सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है। तो किसको माना जाता है। तो ढाल ज्वालामुखी को माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो इसमें से किसको कहा जाता है हमको बताना है। तो प्रशांत पैसिफिक रिंग जो है इसको आप रिंग ऑफ फायर के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण प्रशांत क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी चिली देश में है। उनमें से बिलारिका 1847 मीटर ऊंचा है। यह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां पर भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कर्षण होता है? तो क्या कहलाता है वो हमको बताना है। तो यह जो है आपका अवकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मापने वाला पैमाना है, तो जो आपका है रिएक्टर पैमाना, इससे मापा जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होता है उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? विस्फोट भूकंप कहा जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्ववीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है हमको बताना है। तो यह जो है आपका 6 महीने के बाद घटित होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है हमको बताना है। तो यह जो है आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। चल एक बार हम लोग इसका व्याख्या जो है वो देख लेते हैं। देखो, सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का जल औसत समुद्र तल से ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता रहता है। जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा जल के नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहते हैं। किसी स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के पश्चात एक बार ज्वार तथा एक बार भाटा जाता है, अर्थात 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? तो इसमें से किससे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या है। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाली आकस्मिक तरह कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम है। भूकंप आने के पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। रेडान गैस की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है वायुमंडल में। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका राशि फेरल स्केल। इसके मापन में 1 से 11 तक के मापांक होते हैं। ठीक है, फिर मार्केली स्केल है, इसमें आपका 12 तक के मापांक होते हैं और यह अनुभव प्रधान मापक होता है। तो जो अनुभवी लोग होते हैं वह इसमें सिर्फ पहचान पाते हैं। ठीक है, और जो रिएक्टर स्केल होता है ये गणितीय मापक होता है जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में अधिक तीव्रता वाली होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पंपास डैश में समशीतोष्ण घास के मैदान है। तो कहाँ के समशीतोष्ण घास के मैदान हमको बताना है। तो दक्षिण अमेरिका के हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में काफी अच्छी चीजें दी हुई हैं, जैसे पंपास घास के मैदान जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका अर्थात अर्जेंटीना में पाई जाती है। ठीक है, प्रेरी घास के मैदान जो है आपका उत्तरी अमेरिका यूएसए में पाई जाती है। वेल्स घास के मैदान जो है आपके अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। सामना घास के जो मैदान है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाते हैं। ठीक है, लानोज घास के जो मैदान है वेनेजुएला में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और कैंटरबरी घास के मैदान जो है ये आपके न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान जो है पश्चिमी रूस यूरेशिया में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, प्रेरीज डॉट डॉट में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो यह कहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के होते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखो, एक तरफ घास है एक तरफ मैदान दिया गया है। तो सामना घास जो है ये आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं और आपके कैंपोस जो है ये आपके ब्राजील में पाए जाते हैं। सिल्वास जो है आपका अमेजन में पाए जाते हैं। ठीक है, लानोस जो है आपके वेनेजुएला में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हीरे सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? इसमें से सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप हमको बताना है, तो वह हो जाएगा आपका अफ्रीका। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भू प्रॉपर्टी में
कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो इसमें कार्बन का हमको प्रतिशत बताना है कितना है, तो 0.02% होता है। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखते हैं। भू प्रॉपर्टी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूदा कार्बन की मात्रा 0.02% है। भू पटल में संरचना के क्रम में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में अर्थात 46%, फिर आपका सिलिकॉन पाई जाती है 27.72%। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम पाई जाती है 8.13%, फिर लोहा पाया जाता है 5%। कैल्शियम जो है वह आपकी 3.63% पाई जाती है। फिर सोडियम जो है वह आपका 2.83% पाई जाती है। पोटेशियम जो है वह आपका 2.59%, एवं मैग्नीशियम जो है वह आपका 2.09% पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी के भू प्रपट्टी में 28% भाग इन्हीं तत्वों से मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? तो इसमें से रूपांतरित चट्टान की हमें पहचान करना है। तो सिनाइट जो है ये आपका रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किम्बरले हीरे की खदान कौन से महाद्वीप में स्थित है हमको बताना है। तो यह जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जीवाश्म किस प्रकार के सैल में पाई जाती है हमको बताना है। यह जो है आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परतदार सैलों में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। इसमें कौन सा हो जाएगा हमको बताना है। तो पवन ऊर्जा जो है यह आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, फिर उसके बाद इसमें क्या आएगा डी, अर्थात ज्वार शक्ति जो है ये आपके दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोमास ऊर्जा हो गया, महासागरीय ज्वार ऊर्जा हो गया है, और जैव ईंधन हो गया, ज्वारीय शक्ति ऊर्जा हो गया। ये जो है आपके सात ऊर्जा के प्रकार हैं। ये आपके सारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रखता है। तो यह क्या कहलाता है हमको बताना है। तो अधिविष्ट वाताग्र कहलाता है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है। तो इसमें से किसकी निकासी कैस्पियन सागर में होती है हमको बताना है। तो ओल्गा जलमार्ग जो है वह उसकी निकासी जो है कैस्पियन सागर में होती है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था। तो किस देश के बीच मतलब किस सॉरी रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया है। तो यह जो है आपका पाकिस्तान और भारत के बीच सीमांकन किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन सा हो जाएगा। तो माउंट इरेबस जो है वो आपका अंटार्कटिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल में जो दोबारा उग जाते हैं उनको डट कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है। तो द्वितीयक वन कहा जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग को इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो अटलांटिक क्षेत्र में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादक में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है। तो कौन नहीं माना जाता है। तो निर्वाह खेती जो है वह नहीं मानी जाती। ऑप्शन ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में है। तो यह किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो यह जो है आपका स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं। तो किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं। तो कालाहारी मरुस्थल के आसपास घूमती हैं। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पपुआंस न्यू बुशमैन जनजातियां प्राचीन जनजातियां हैं जो अफ्रीका देश की कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती हैं।
जो अब एक तरफ जनजाति है और एक तरफ जो है आपका क्षेत्र दिया हुआ है। तो जैसे पपुआंस जनजाति जो है वो आपकी न्यूगिनी में पाई जाती है, टाटार जो है वो आपकी साइबेरिया में पाई जाती है, पिग्मीज जो है कंगो बेसिन की है, ठीक है, खरगीज जो है वो आपकी मध्य एशिया की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो किस ग्रह को नीला ग्रह के रूप में जानते हैं हम लोग? तो पृथ्वी को जानते हैं, तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एक परिचय हम लोग पूरा देख लेते हैं, क्या है। देखो अवस्थिति जो है इसकी शुक्र और मंगल के मध्य में है, ठीक है। सूर्य से औसत दूरी जो है 14.95 करोड़ किलोमीटर की इसकी जो है औसत दूरी है, और इसका जो द्रव्यमान है 5.97 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम हो जाएगा, और जो इसका घनत्व है 5.52 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका व्यास है विषुवत रेखा पर विषुवतीय वह 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास जो है इसका आपका 17,714 किलोमीटर है। और इसकी जो दैनिक गति है वह आपकी 23 घंटा 56 मिनट और 4.091 सेकेंड इसकी आपकी दैनिक गति है, और जो इसकी औसत त्रिज्या है वो आपका 6370 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इग्लू क्या है? तो हमको इग्लू बताना है या क्या है। तो गुंबद के आकार का एक घर है या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, इसमें एस्किमो रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? इसमें से कौन सी हवा है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो मानसून हवा है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है? ये जो है आपके मरुस्थल हो जाएंगे, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? तो ओस हो गया, कोहरा हो गया, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा, ये जो है सारे आपके आपके संघनन इसमें दिए, ये सब जो दिया है इसमें से हमको बताना है संघनन नहीं है, ठीक है। तो जैसे ओस है, ओस भी आपका संघनन से बनता है, ठीक है, कोहरा भी बनेगा। फिर जो है आपका धुआं जो है भी इसी धुआं है, धुआं में तो कोई चीज संघनित नहीं होती है ना, तो यह नहीं बनेगा। बाकी जैसे धुंध, पाला, मेघ, वर्षा, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके संघनन से बनती हैं, बाकी जो धुआं है ये आपका संघनन से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फेलिन क्या है? फेलिन क्या हमको बताना है। तो यह अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है, ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा जो 21% है, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके साथ में पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन 78% पाई जाता है, ऑक्सीजन जो है 20.94%, आर्गन जो है वो आपका 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका 0.03% गैस उपस्थित है। इसके अतिरिक्त नियॉन, हीलियम और ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसें शामिल होती हैं। इन गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसमें से कौन सा ग्रह नहीं हमको बताना है। तो आपका सूर्य जो है वो आपका ग्रह नहीं, तारा है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए वन नाशक में निम्न में से क्या होता है? तो यह आपका भूक्षरण होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो पेंगुइन पक्षी जो है अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दुनिया में कुल कितने टिन का 2/3 भाग यहाँ आता है? कहाँ आता है इसमें से? तो चीन में आता है, तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल पे जो मापा जाता है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। पेंगुइन जो एक ना उड़ने वाली समुद्री चिड़िया है, मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो यह जो है आपका अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों ने जो विश्व भूगोल पे जितने क्वेश्चन आए थे कवर कर लिए, अब हम लोग भारत का भूगोल जो है उस सेक्टर में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर जो वीडियो लाइक नहीं किया तो यार प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम लोग भारत का भूगोल का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो
सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, सूर्य की जो किरणें हैं वह कहाँ पर लंबवत पड़ती है हमें बताना है। तो यह आपका भूमध्य रेखा पर पड़ती है ना। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी लड्डू की भांति घूमती है। अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष लंबवत स्थिति से 23.5 अंश पर झुका हुआ है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष कक्ष तल से 66.5 का कोण बनाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात की अवधि घटती बढ़ती रहती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी न होती तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती तथा सर्वत्र दिन और रात बराबर होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश से कुछ जिले को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था हमको बताना है। तो यह 2000 में किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है हमको बताना है। तो यह आपका नाथुला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक। मुंडा भाषा समूह डाट डाट से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित हमको बताना है। तो यह आपका ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है। तो कौन सा हो जाएगा। तो यह आपका भूटान हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है। तो कहाँ तक फैला हुआ है। तो यह 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो बनिहाल रेलवे सुरंग जो है यह आपका पीर पंजाल रेंज में स्थित है। तो ऑप्शन सी डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाला एकमात्र सड़क स्थित है। तो यह आपका पंजाब में होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय में पांगसाउ दर्रा डैश मिलता है, या किससे मिलता है हमको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्थानांतरण खेती वेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो वेबर जो है ये आपका मध्य प्रदेश में प्रचलित है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी है। तो इसमें कौन सी है। तो आपकी चंडीगढ़ हो जाएगी। ठीक। चलिए, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राजस्थान से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू माध्य अलग करता है। तो यह है आपका पाक जलडमरू माध्य जो है यह इसको अलग करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा राज्य नहीं है, भारत का राज्य नहीं है। क्वेश्चन कब पूछा है, 2011 का है, तभी तेलंगाना राज्य नहीं था। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल में अभी सब है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कौन थी। इसमें से कौन थी हमको बताना है। तो कटक था। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो वो आपका मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है। तो आपका मैकमोहन रेखा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा प्रवाल फैलमाला का एक प्रकार है। तो वह कौन हो जाएगा, प्रवाल द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु जल संधि भारत को डॉट डॉट डैश और डैश नदियों के जल का उपयोग करके अपनी अनुमति देता है। तो किन नदियों की जल का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो रावी, व्यास, सतलज नदियों का अनुमति देता है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की हिस्सा है। तो इलायची जो पर्वत श्रृंखला है यह आपकी पश्चिमी घाट की हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गारो पहाड़ियां डट डट में स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपकी मेघालय में स्थित हो जाएंगे। ठीक है। निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। तो फैंगपुई जो है उसको कहा जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? तो फाल्ट पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? तो इसमें से सबसे स्थिर पठार कौन सा हो जाएगा? तो दक्कन का पठार हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है? लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? तो किनको जाना जाता है? तो दून को जाना जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमालय प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वह जास्कर श्रृंखला हो जाएगी। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत डॉट डॉट का उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? तो यह अवशिष्ट पर्वत का हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है, तो कौन हो जाएगी? वो आपका हिमालय हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो आपका देखो गंगा बनाती है इसमें, है ना, महानदी भी बनाएगी, कावेरी भी बनाएगी, लेकिन जो नर्मदा नदी है ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मुहानों का जल डैश है, तो मुहानों का जल क्या है हमें बताना है। तो समुद्री जल से कम खारा होता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से गुजरती है? तो मूसी नदी जो है यह गुजरती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रस्तुत योजना कौन सी है हमको बताना है। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है यह प्रस्तुत की गई है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो इसमें से किसमें से होकर नहीं बहती है? देखो आपका बिहार से आएगी, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं प्रवाहित होती। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है हमको बताना है। तो यह जो है आपका हमीरपुर में होता है। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है हमको बताना है। तो यह जो आपका गिलगित से बनी हुई है। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है? तो कौन सा स्थित है? तो यह आपका नौसारी जो है वह स्थित है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह कौन सी हो जाएगी? तो गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, तो इस जल को क्या कहा जाता है? तो एक्वीफर कहा जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है? जो कल्याणी है या नहीं है? तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नहीं गिरती हमको बताना है। तो नर्मदा नदी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। बाकी आपकी कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ये सारी नदियां जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, मतलब गिरती हैं। ठीक है, एक मिनट हम लोग इसका पूरा व्याख्या देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से होता है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर बहते हुए लगभग 1312 किलोमीटर प्रवाह पथ करके भरूच के आगे खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, जबकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी भारत के ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ठीक है, तो कौन हो जाएगी? वो आपकी शारदा हो जाएगी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान डॉट डॉट राज्य में है, तो किस राज्य में हमको बताना है। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है आप त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, पूर्व की ओर 1440 किलोमीटर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं पुरा हो गई, वर्धा हो गई, मंजरा हो गई, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आदि है। गोदावरी के प्रमुख सहायक नदियां हैं सब। ठीक, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर होता है? तो वह है आपका ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, इसका थोड़ा व्याख्या हम लोग देखते हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलकर हिमालय के समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह केवल 1246 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है हमारा, चंबल नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो इसमें से किस राज्य से होकर बहती है हमें बताना है। तो यह आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर प्रवाहित होती है हमको बताना है। तो यह आपका विंध्य एवं सतपुड़ा पहाड़ी के रेंज से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है हमको बताना है। तो गोदावरी नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। उज्जैन में जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, और हरिद्वार में जो है आपका गंगा के किनारे लगता है। इलाहाबाद में जो है आपका गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कावेरी नदी का पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें से किस राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखो यहाँ आपका महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, बाकी आपका केरल हो गया, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन राज्यों से इसके जल का बंटवारा का मतलब वो किया गया है, समझौता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तीस्ता नदी जल विवाद किन देश के साथ है। तो तीस्ता नदी जल विवाद जो है वो आपका बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी बेसिन से बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। तो कौन करता है हमको बताना है। तो हीराकुंडा बांध जो है वह इसको समाहित करता है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, महानदी बेसिन में बना हीराकुंडा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है। हीराकुंडा बांध भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसकी कुल जल ग्रहण करने की क्षमता जो है 32,201 वर्ग मील है। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पहाड़ी के नीचे सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत एवं अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का क्या नाम है। तो यह आपका सलमा बांध हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित हमको बताना है। तो यह जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित हमको बताना है। तो यह जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो यह जो है आपका कृष्णा नदी पर बनी है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 ईस्वी में ब्रिटिश राज के समय की गई थी। 10 दिसंबर 1955 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की नींव रखी थी। यह हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1966 में पूरा हुआ था हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है हमको बताना है। तो यह जो है आपका सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है हमको बताना है। तो यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% और राज्य सरकार ने 25% धन का व्यय किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है आपका शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। मंगदेछु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है। तो यह आपका भूटान में किया गया। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपट्टी के 40% का निर्माण करता है। सामान्यतः अग्नेय और केंद्रित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो यह जो है आपका माइका है, यह पाया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मोनोजाइट रेत से निकलना थ्योरियम डॉट डॉट चट्टानों के विघटन से निर्मित है।
तो ये आपका प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से निकलता है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलिमेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा? तो यह आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह डॉट डॉट के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है, तो किस चीज के लिए जाना जाता है? तो हेमेटाइट के भंडार के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो कौन हो जाएगा? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है, हमको बताना है। तो ये आपका एंथ्रेसाइड होता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला जो है आपके चार प्रकार के पाए जाते हैं। एक आपका पीट कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 50 से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। इसमें जो है आपका कोयला की मात्रा जो होती है 65 से 70% तक होती है। इसका रंग जो होता है भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तीसरा प्रकार जो होता है वो आपका बिटुमिनस कोयला होता है। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होता है, ठीक है। और सबसे उत्तम जो कोयला होता है वो आपका एंथ्रेसाइड होता है। यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 85% से अधिक रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला और इस्पात संयंत्र किसको कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका जमशेदपुर में स्थित है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो नवेली जो है आपका लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है इसमें से किसका महत्वपूर्ण अयस्क हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है, हमको बताना है। तो कर्नाटक में जो है आपका सोना सबसे अधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है हमें बताना है, तो ये आपका चीन में स्थित है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित पर्वत श्रेणी है। यह पश्चिम दक्षिण मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज इत्यादि नदियां निकलती हैं। सिंधु सनातन धर्म में इसको पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभ देव ने यही निर्माण प्राप्त किया था। जैन धर्म में इस स्थान पर बहुत महत्व है। इसी पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों से 72 जिनालय बनवाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है आपका ब्रह्मपुत्र पर स्थित है, ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो वह स्थित है, ठीक है। 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में घोषित ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया धुबरी खंड असम राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है यह आपका प्रयाग से हल्दिया है। इसकी जो लंबाई है 1620 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह पर वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद एवं पीले बादलों से निर्मित है? तो यह जो है आपका शुक्र ग्रह पर निर्मित है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। किस शहर को भारत में मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो ये आपका अहमदाबाद को जाना जाता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो होता है वो आपका कानपुर है और जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो आपका कोयम्बटूर है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो इसमें से किस राज्य का जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो आपका पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? तो इसमें से कौन होता है वो हमको बताना है। तो वन सेवा जो प्रमुख होता है वह इसका प्रमुख अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थित किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तो इसमें से कौन हो जाएगी? तो आपकी जुट हो जाएगी, तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जारवा किस क्षेत्र की आदिवासी की एक जाति है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? अंडमान द्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बांध के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थितियों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के अच्छे स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें से किसको वर्गीकृत किया गया है हमको बताना है। जिसमें देखो आपका सौर ऊर्जा को वर्गीकृत किया गया, भूतापीय को और आपका पवन ऊर्जा को। ठीक है, तो इनको आपको वर्गीकृत किया गया, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था हमको बताना है। तो बैरन द्वीप में जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ था, तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? तो वह है आपका परमाणु ऊर्जा, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है हमको बताना है। तो फ्लेमिंगो शहर जो है वह आपका कच्छ के रण में स्थित है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वह आपका केरल में होता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? तो नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि से जो होता है तलछट, तलछट मतलब तलछट भूमि से हो जाएगा, कटाव से नहीं हो जाएगा। नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से होता है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो आपकी काली मृदा होती है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो यह जो है आपका पर्वतीय से, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। IWT सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदी शामिल है हमको बताना है। तो यह जो आपका सिंधु, चेनाब और झेलम नदियां जो हैं इसमें शामिल हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वह दूसरा देश है हमको बताना है। तो यह आपका म्यांमार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला दे रहा है आपका उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह 2000 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएंगे? तो यह आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका थोड़ा हम लोग व्याख्या देखेंगे। ये तो रिपोर्ट 2021 का है, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर जो कहेंगे तो वन स्थिति रिपोर्ट जो अभी की है वो हम करवा देंगे आपको 25 वाली। ठीक है, क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट जो है वह हर 2 साल पे आती है। 21 में आई थी, फिर 2023 में आई है, फिर 2025 में आई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है हमको बताना है। तो यह आपका मलेशिया के सबसे निकटतम है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है? तो कौन हो जाएगा? तो यह आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील कौन सी है? यह पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील और दुनिया की दूसरी। तो यह आपका पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश का, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, एक मिनट माफ करना भाई, मैंने गलत बताया है। यह जो आपका चिलिका झील जो है यह हो जाएगा आपका उड़ीसा वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है हमको बताना है। तो यह आपका 10:01 का होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को डाट डाट भी कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? तो रेगुर कहा जाता है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें काली मिट्टी जो है वो आपका रेगुर, फरेल, कपास मृदा कहलाती है। बांगर जो है पुरानी जलोढ़, दोमट, मटियार और खादर कहलाती है। ठीक है, ऊसर जो है आपका रेह, बंजर और कल्लर कहलाती है। बलुई जो है उसको भूर कहा जाता है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसमें से कौन सी हो जाएगी, वो आपकी वुलर हो जाएगी। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है, तो वह कौन सी हो जाएगी, तो वह आपकी चावल हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलपक्कम में स्थित है, तो कलपक्कम में क्या स्थित है हमको बताना है। तो आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बनिक सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है? तो यह जो है आपका वनों से संबंधित है। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में उसमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले जो मानसून आता है केरल में प्रवेश करता है, फिर या पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश में आएगा, फिर आपका राजस्थान में जाएगा। तो 3-2-1-4, 3-2-1-4 ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है हमको बताना है। तो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मारुति कार कंपनी हरियाणा के बाहर अपना प्लांट कहाँ लगाने जा रही है हमें बताना है। तो यह आपका गुजरात में लगाने जा रही है, उस समय लगाने जा रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बाग एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच स्थित है हमें बताना है। तो चेन्नई और बेंगलुरु के बीच स्थित है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह जो है आपका कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान तो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी जो होगा, एक मिनट हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। कोझिकोड बंदर का कहाँ पर स्थित है हमें बताना, तो यह आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा। गाजियाबाद बंदरगाह जो है यह आपका बेमेल जोड़ा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारगिल के चर्चा में रहने का कारण क्या है। तो यह जो है आपके पाकिस्तान के अनधिकृत रूप से भारतीय हिस्से के कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया था, इस कारण से यह चर्चा में रहा था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा इसमें से, तो आपका NH7 है। ठीक है, और सबसे जो छोटा है वह आपका 47A जो राजमार्ग है वह है। इसकी जो लंबाई है वह आपकी 6 किलोमीटर है मात्र। किस राज्य में गया जो एक धार्मिक स्थल है स्थित है, तो गया जो है वो आपका कहाँ स्थित है, तो यह आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का वन विस्तार लगभग कितना है हमको बताना है। तो यह आपका 19.5% था, लेकिन अब यह बढ़ के 21% तक हो गया है। ठीक है, भारत का वन विस्तार ये 2021 के डाटा के तहत है, लेकिन जो अब है वह आपका 21% के आसपास है। ठीक है, किस स्थान पर दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। दृष्टि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सूरत शहर जो है वह आपका काश्तकारी के लिए, काशी कसीदाकारी नहीं यार, सूती वस्त्र के लिए, पटसन सोना के लिए, तो सूती वस्त्र के लिए काफी फेमस हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से हजारी विजयपुर जगदीशपुर लाइन किस से संबंधित नहीं है हमको बताना है। तो यह जो है आपका सिल्वर से संबंधित नहीं है इसमें से। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की सर्वाधिक किस में पाई जाती है, तो किस राज्य में पाई जाती है हमें बताना है। तो यह आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन फूलों का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है वह आपका उत्तराखंड अंग था। तब यह उत्तराखंड में पाई जाती थी, लेकिन अब जो है यह नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब उत्तराखंड में ही पाई जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है हमें बताना है। पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। बिरहोर वन्य आदिवासी है जो परंपरागत रूप से खानापतोस है, वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं हमें बताना है। तो यह आपके झारखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। शीतकालीन वर्षा होता है कहाँ पर होता है, तो तमिलनाडु राज्य में होता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम लोगों ने जो इससे क्वेश्चन थे पूरे कवर कर लिए। अब आगे देखते हैं, आगे जनसंख्या और नगरीकरण के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। इसका हमारा पहला क्वेश्चन जो दे रहा है
वह दे रहा है भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर से रिकॉर्ड की गई थी। तो किस वर्ष ऋणात्मक रिकॉर्ड की गई। तो 1911 से 1920 की जो जनसंख्या थी वह आपकी ऋणात्मक वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला को इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। भारत की जनसंख्या के इतिहास में 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वह ऋणात्मक रिकॉर्ड की गई थी। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या के विकास के स्थिर एवं स्थिर चरण अवधि के रूप में जाना जाता है। 1921 से 1951 के दशक की स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1951 से 1981 के दशक को भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1951 से 1981 की अवधि जो थी उसको जनसंख्या विस्फोट के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो हास्यमान चरण के रूप में इसको जानते हैं। तो यार एक गतिहीन चरण दिखा रहा है 1901 से, अच्छा 1901 से, तो यह जो होगा आपका गतिहीन चरण में आएगा। सही है, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन डॉट द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है हमको बताना है। तो ये जो आपका शहर सर्वेक्षण अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर डॉट थी, कितनी थी। 17.64% थी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनसंख्या इतिहास में किस अवधि में स्थिर अवस्था कहा जाता है। तो स्थिर अवस्था कहा जाता है 1901 से 1921 के दशक को। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। 1951 से 1981 को जो दशक था उसको जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को डॉट कहा जाता है। तो इसको इस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है। तो कौन सी हो जाएगी वह। तो वह हो जाएगी नसबंदी। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो किसमें सबसे अधिक पाई जाती है। तो पुडुचेरी में पाई गई है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत में टोटल जनसंख्या घनत्व हमें बताना है कितना है इसमें से। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसकी जनसंख्या पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में है, फिर आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, फिर आपका केरल है और उत्तर प्रदेश का जो स्थान है चौथे स्थान पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसमें से किसका हो जाएगा। तो दिल्ली का हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ का जो है वो आपका 9,258 हो जाएगा। फिर आपका पांडुचेरी का हो जाएगा 2547। ठीक है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे कम है, अर्थात 46 हो जाएगा आपका, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अर्थात NFHS4 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रजनन दर कितनी है हमको बताना है। तो इसका जो है आपका 2.2 है आपका फर्टिलिटी रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है हमको बताना है। तो यह आपका अप्रवासन कहलाता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो यह आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था। तो यह कब किया गया था। तो 1688 में किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मल्थास का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है हमको बताना है। तो यह जो है आपका किस अवधारणा पर आधारित था। तो ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर आधारित था। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो इसमें से किसका हो जाएगा? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उसका हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में लिंगानुपात के प्रति डॉट डॉट पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वह लिंगानुपात में परिभाषित किया गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या लेकिन 1 करोड़ से कम की जनसंख्या शहर का प्रवासन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों में कौन सा हो जाएगा, हमको बताना है। ठीक है, तो यह आपका नगर पालिका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है बताना है। तो यह आपकी दूसरी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भाषाओं के उस अवरोहण क्रम में लगाए जो भारत के पहली भाषा के रूप में बोली जाती है, हमको बताना है। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा आपका, देखो सबसे ज्यादा आपका हिंदी बोली जाती है, फिर आपका बंगाली बोली जाएगी, फिर जो होगा उसके बाद मराठी बोली जाती है। ठीक है, फिर जो उसके बाद जो आएगा वह आपका तमिल बोली जाती है, फिर आपका कन्नड़ बोला जाता है। तो इसमें आपका बंगाली, तमिल और फिर कन्नड़ अर्थात PQR जो है इसका सीक्वेंस बनेगा। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः डैश है, तो टोटल कितना है हमको बताना है। तो 16.6 से और 8.6, मतलब SC जो है आपके 16.6 हैं और ST जो है वो 8.6 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। घोष वाक्य हमारा जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष से की गई जनगणना का घोष वाक्य था, हमको बताना है। तो 2011 का था। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के लोग का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो लोगों की संख्या के अनुपात से अनुमानित किया जाता है। 2001 से 2011 के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो आपका कौन सा था? तो यह आपका नागालैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में किन में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है, हमको बताना है। तो वह आपका ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका नाइजीरिया हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो वह इलाहाबाद की हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? कितने वर्ष के अंतराल के बाद? तो यहाँ आपका 10 वर्ष के अंतराल के बाद की जाती है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 2016 की भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो ये उस टाइम की पूछी गई थी। तो यह जो थी 132 करोड़ जनसंख्या थी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में से 1.2 अरब और विश्व की जनसंख्या कितनी हमको बताना है। तो यह 7 अरब से अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 7 अरब जनसंख्या में से भारत की जनसंख्या कितनी है, हमको बताना है। तो यह जो है आपका 1.2 अरब से थोड़ा अधिक है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें दे रहा है आपका पुरुष स्त्री का जो अनुपात है वह उसमें से कौन सा हो जाएगा। तो जो देखो जो भारत का है वह आपका 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है वह आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे जो है राजस्थान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका झारखंड आता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल जनसंख्या थी कितनी? 121.02 करोड़ थी। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। UN रिपोर्ट 2011 के अनुसार कौन सा देश 5 साल में कम उम्र के शिशुओं को मृत्यु दर में सबसे ऊपर बताना है। तो वो आपका भारत था, लेकिन अब नहीं है भारत। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। वे दो देश जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है वे हैं, तो वे कौन से हो जाएंगे? तो स्वीडन और फिनलैंड हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पिछली जनगणना कब हुई थी हमको बताना है। तो जो पिछली जनगणना हुई थी वह 2001 में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1999 को भारतवर्ष की आबादी अनुमानतः कितनी हो गई थी हमको बताना है। तो यह आपका 100 करोड़ हो गई थी। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और हम लोग यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और अपना सेहत का ध्यान भी रखिए। ठीक है, और वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। उससे यार थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो और अच्छे से बनाने का मन होता है। कोई सजेशन है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक।